बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है वो है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जहां भी जा रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, जिसके बाद से लोगों में यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर का राजनीतिक भविष्य क्या है। यूं तो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि अगर बहुमत से कम सीटें आती हैं तो वो उसे अपनी हार मानेंगे, और कई बार कहते हैं कि अगर 25-30 सीटें आएंगी तो मैं विधायकों से कह दूंगा कि आपको जहां जाना हो आप चले जाएं, और अगर 130-35 से कम आती हैं तो भी मैं इसे अपनी हार मानूंगा। दरअसल पिछले कुछ सालों से बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक्टिव हो गए। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सलाहकार के तौर पर काम करने वाले प्रशांत किशोर बाद में जेडीयू में आए और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और पार्टी में पद भी हासिल किया, लेकिन अब पहली बार चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के साथ है। देश के तमाम पार्टियों के लिए गुणा गणित लगाने वाले, सियासी समीकरण बिठाने वाले प्रशांत किशोर इस बार खुद के लिए सियासी समीकरण बिठाते दिख रहे हैं। तमाम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और हर जिले को कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि उन्हें हर वर्गों का समर्थन मिल रहा है। प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि उन्हें जाति और आयु वर्ग से ऊपर उठकर समर्थन मिल रहा है। प्रशांत किशोर का यह दावा है कि हर वर्ग में, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो सवर्ण हो, हर वर्ग का उन्हें समर्थन मिल रहा है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह हो जाता है कि आखिर प्रशांत किशोर का राजनीतिक जो भविष्य है बिहार में वो क्या होगा, क्योंकि उपचुनाव लड़ चुके हैं। जब 2024 में उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी चुनावी मैदान में थी और तब 3 सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया था। उसके बाद से अब पहली बार पूरी तरीके से विधानसभा के चुनावी मैदान में है और प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि सभी 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर की पार्टी को जनसुराज जो है उसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जब बिहार के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन उससे पहले लोगों की नजरें इस बात पर हैं और लोगों में इस बात का चर्चा ज्यादा हो रही है कि आखिर प्रशांत किशोर किसका नुकसान करेंगे। क्या एनडीए का वोट काटेंगे या महागठबंधन का? दरअसल लोगों को यह लग रहा है कि प्रशांत किशोर के आने से कहीं ना कहीं इन दोनों गठबंधनों को नुकसान हो सकता है, और कई लोगों का यह भी कहना है कि बहुमत तो आना मुश्किल है। अकेले दम पर पहले ही चुनाव में बहुमत ला देना, जैसा कि कई बार प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं, वो थोड़ा मुश्किल काम है। अब बड़ा सवाल यही है कि किसका वोट काटेंगे प्रशांत किशोर, और क्या जैसी स्थिति 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की थी और तब चिराग पासवान ने जेडीयू को काफी डिस्टर्ब किया था, कई सीटों पर जेडीयू को हराने में उस समय चिराग पासवान की पार्टी की भूमिका थी, तो क्या 2025 विधानसभा चुनाव में ठीक उसी भूमिका में प्रशांत किशोर भी हैं? लेकिन उससे पहले आपको यह सर्वे के आंकड़े बताते हैं। सी वोटर का यह सर्वे था और इस आंकड़ों में लोगों से सवाल पूछा गया था कि आखिर प्रशांत किशोर किस गठबंधन के ज्यादा वोट काटेंगे। सी वोटर के सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि आखिर किसे नुकसान पहुंचाएंगे प्रशांत किशोर, तो जवाब आता है एनडीए को 20% नुकसान पहुंचाएंगे। 18% लोगों का मानना था कि इंडिया को नुकसान पहुंचाएंगे और दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा 35% लोगों का मानना था। ऐसे में लोगों का मानना है कि दोनों गठबंधनों को लगभग प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचा सकते हैं। 20% लोगों ने कहा कि एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि 18% लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि 35% लोगों का कहना है कि मिलजुल करके दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाएंगे। अब आपको मैं वो 4 विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे उनके आंकड़े बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि आखिर प्रशांत किशोर को लेकर बिहार में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति तैयार करने में माहिर माने जाते हैं। पर्दे के पीछे से सियासी विवाद बिछाते हैं और कई बार कई गठबंधनों की और कई पार्टियों की सरकार बनवा चुके हैं। ऐसे में पहली बार खुद प्रशांत किशोर का ये टेस्ट है और ये टेस्ट उनके चेहरे पर भी है। कई लोगों का ये मानना है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बड़े चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं, लेकिन दूसरा सवाल यही रहेगा कि बिहार के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, हालांकि ये हमारा कहना नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तमाम सियासी पंडित ये कहते हैं कि बिहार में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं और जो जातिगत समीकरण को साथ लेता है चुनाव में उसको उसका लाभ मिलता है, क्योंकि ऐसा ही आरजेडी के बारे में कहा जाता है। एमवाई समीकरण के लिहाज से लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी बिहार में राज कर चुकी है।
तो प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि भाई क्या वो सियासी समीकरण साध पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्या ये बड़ा सवाल इसलिए रहेगा क्योंकि जब जातिगत समीकरणों को साधने की बात आएगी तो प्रशांत किशोर के बारे में अब लगभग लोगों को ये पता चल चुका है कि वो खुद ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो जातियों की बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे बिहार की, वो बात करेंगे रोजगार की, वो बात करेंगे शिक्षा की, वो बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो इन तमाम मुद्दों की बात प्रशांत किशोर करते नजर आते हैं। और प्रशांत किशोर अपने चुनावी रैलियों में या जनसभाओं में दोनों ही गठबंधनों को लगातार निशाने पर लेते हैं। आरजेडी के बारे में कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जातिवादी नेता नहीं है, बल्कि एक परिवार के नेता है, क्योंकि अगर वो जातिवादी होते तो निश्चित तौर पर किसी और यादव को आरजेडी में आगे बढ़ाते। जबकि नीतीश कुमार के बारे में उनका कहना है कि नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं कि ये वो पार्टी है जो लोगों के बीच द्वेष फैला रही है और इतने सालों से बिहार की सरकार में है, साझेदार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन बिहार आज भी पिछड़ा है, बिहार में आज भी शिक्षा का अभाव है, बिहार में आज भी रोजगार का अभाव है। इसी वजह से लोग बाहर ज्यादा जाते हैं। तो प्रशांत किशोर इस राजनीति पर काम कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर के बारे में एक और चर्चा हो रही है कि क्या वो 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने जो भूमिका निभाई थी, क्या उसी भूमिका में चिराग पासवान की भूमिका में प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में नजर आ सकते हैं, यानी वोट काटने में, यानी जेडीयू को नुकसान पहुंचाने में। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम आंकड़े आपको बताता हूं। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी कुल 134 सीटों पर चुनावी मैदान में थी। और खास बात यह है कि जिन 73 सीटों पर जेडीयू की हार हुई थी, उसमें मतलब बड़े नंबर में आप देखेंगे कि ज्यादा वोट चिराग पासवान की पार्टी को मिले थे। आपको बता दें कि चिराग पासवान की वजह से एनडीए को 40 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा था। इसमें अकेले जेडीयू को 33 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, 32 सीटों पर महागठबंधन को भी हराने में चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसीलिए प्रशांत किशोर के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए को, खासतौर पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था, तो क्या आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे और क्या वो अपने उम्मीदवारों के जरिए एनडीए का नुकसान करेंगे, विशेष तौर पर जेडीयू का। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले दरअसल प्रशांत किशोर का यह भी दावा है कि जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप दोनों पार्टियों का वोट काटेंगे, क्या आप एनडीए का वोट काटेंगे या इंडिया का वोट काटेंगे, तो प्रशांत किशोर का कहना होता है कि हम तो दोनों को काटेंगे और दोनों का वोट ऐसा काटेंगे कि दोनों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन जब प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि कभी वो 130 सीटों पर जीत जाएंगे, कभी वो कहते हैं कि अगर 20-25 हम जीतेंगे, तो मेरे लिए मायने नहीं रखता, फिर तो मैं कह दूंगा कि भाई जिसको जहां जाना है वो चला जाए। जब प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं तो क्या उनके दावे में दम होता है, या जो दावा कर रहे हैं तो क्या बिहार के लोग उस दावे में यकीन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जब उपचुनाव में उतरे थे प्रशांत किशोर, तब उनकी पार्टी जनसुराज को 4 में चारों हारी और 3 पर जमानत जब्त हो गई थी। अब इन आंकड़ों के जरिए आप देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि जब उपचुनाव हुए थे तब प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रदर्शन कैसा था। इमामगंज में जब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज चुनावी मैदान में थी तो तीसरे नंबर पर थी। हालांकि यहां इनकी पार्टी के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले थे और इस सीट पर आपको बता दें कि हमको जीत मिली थी, यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को। अब बात करते हैं तरारी विधानसभा की। तरारी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में जीत मिली थी और यहां पर जनसुराज के उम्मीदवार किरण सिंह की जमानत जब्त हो गई थी और महज 5,622 वोट मिले थे और ये तीसरे नंबर पर थी। अब बात करते हैं, आपको बता दें, बेलागंज विधानसभा की। बेलागंज में भी यहां जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को जीत मिली थी और जनसुराज के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे। 17,285 वोट इनके खाते में गए थे। रामगढ़ विधानसभा की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में जीत मिली थी और यहां पर आपको बता दें कि जनसुराज के उम्मीदवार चौथे नंबर पर थे। 6,513 वोट मिले थे। तो उपचुनाव में तो जनसुराज को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसीलिए कई बार अब यह अहम हो जाता है कि उपचुनाव में तो प्रदर्शन अच्छा नहीं था। हालांकि तब प्रशांत किशोर एक तरीके से नए थे, लगातार उपचुनाव में उतना एक्टिव नहीं थे, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से वो लगभग बहुत एक्टिव हो गए हैं। उनकी रैलियों में अब भीड़ देखने को मिलती है। सियासी पंडित इसका आकलन करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये भीड़ जुट क्यों रही है और क्या जो भीड़ जुट रही है वो वोट में कन्वर्ट होगी, ये एक बड़ा सवाल है।
और कई लोगों का यह भी अनुमान है कि प्रशांत किशोर के साथ युवा आबादी ज्यादा जुड़ रही है, खासतौर पर जो बेरोजगार है। इसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल हैं, क्योंकि युवाओं को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा है। और प्रशांत किशोर लगातार ये बात कर रहे हैं कि वो जाति, धर्म, इन सारी चीजों की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे विकास की, बात करेंगे उद्योग की, और बात करेंगे शिक्षा की, बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो प्रशांत किशोर ये लगातार दावा कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं। तो शायद इसी वजह से भीड़ जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होती है और कितना कन्वर्ट होती है, और प्रशांत किशोर क्या बिहार की राजनीति में खुद को साबित कर पाएंगे, वो भी पहले चुनाव में? ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति इतनी आसान नहीं है। जो लोग इसे करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि साम, दाम, दंड, भेद, इन सारे तरीकों को अख्तियार करके ही कहीं न कहीं चुनाव जीता जाता है। अब प्रशांत किशोर कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं, ये देखना दिलचस्प है। सोशल मीडिया पर तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का जमकर प्रचार हो रहा है। बड़े बड़े टेलीविजन चैनल के लोग उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों के लोग पहुंच रहे हैं, कई सारे यूट्यूबर्स पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच एक चीज और है, क्या जो तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं ये सिर्फ मीडिया या सोशल मीडिया तक है, या ग्राउंड पर भी इनकी पहुंच है? और क्या प्रशांत किशोर ग्राउंड तक अपनी पहचान जो है वो बना पाए हैं या नहीं? ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। और इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, और जब नतीजे सामने आएंगे तब यह साबित हो पाएगा कि आखिर बिहार में प्रशांत किशोर ने खुद को कितना साबित किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है।